राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के अवसर पर मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी अध्यक्षता की। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और मैरीटाइम सेक्टर में भारत की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्हें प्रसन्नता है कि 2016 में इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और अब यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हो चुका है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 85 से अधिक देशों की भागीदारी एक सशक्त संदेश देती है कि भारत के मैरीटाइम भविष्य को लेकर दुनिया कितनी उत्साहित है। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने उनका संबोधन। साथियों, मैं आप सभी का ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में अभिनंदन करता हूं। साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है। साथियों,
आइए हम सब साथ मिलकर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी को और तेजी से आगे बढ़ाएं, एक सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण करें। एक बार फिर आप सभी का इस समिट का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बिहार में एनडीए के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार को लेकर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा जिले के हायाघाट पहुंचे। वहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम कवि विद्यापति और माता सीता को नमन किया और उसके बाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आरजेडी की और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को घेरने का प्रयास किया। बहनों भाइयों, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महाकवि विद्यापति जी की इस भूमि पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से मैथिली भाषा एवं संस्कृति को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में गौरवान्वित किया है। यह माता के सीता के त्याग और तपस्या की यह भूमि है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं यहां आया हूं तो मां सीता का भी आशीर्वाद आप सबको तो प्राप्त है ही, मुझे भी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माने इस भूमि की महत्ता जितनी भी गाई जाए, जितनी भी कही जाए, मैं समझता हूं वो अपने में बहुत कम है मेरे बहनों भाइयों। और आज यहां पर मैं आया हूं तो रामचंद्र जी के लिए वोट मांगने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामचंद्र जी को पिछली बार भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर बिहार की विधानसभा में उन्हें भेजा था। 5 साल में उन्होंने अच्छा काम किया कि खराब काम किया, यह तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, रामचंद्र जी के बारे में जितनी बात मैं जानता हूं, उस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यह शिकायत कर सकता है यह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, वह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि रामचंद्र जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। भारत की राजनीति में ईमानदारी, भारत की राजनीति में शुचिता का निर्वाह करना मेरे बहनों भाइयों, यह कोई आसान काम नहीं है। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है, और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। कोई आप में से कह सकता है, हमारे विरोधी भी ये कह सकते हैं, कैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित भारत बना देंगे, दुनिया में सबसे धनवान बना देंगे 2047 तक। यह सवाल कोई पूछ सकता है। और बहनों भाइयों, अपनी बात आगे कहने के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं, यहां पर बड़े जागरूक लोग हैं यहां के, यह भी मैं जानता हूं। हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर मिलाकर मैंने राजनीति की।
2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत सारी दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। लेकिन 8, 9, 10 वर्षों के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर दुनिया में था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, यह करिश्मा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत धनवान भारत बनेगा, भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के कारण बिहार में उपस्थित है। उन्होंने आज बिहार के भोजपुर में जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने सबसे पहले बाबू जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण को नमन किया और उसके बाद विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि पहले किसान आत्महत्या करने, युवा पलायन करने और व्यापारी डरे हुए रहने को मजबूर थे, लेकिन 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, बिहार को एक नई दिशा मिली है। जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डरा और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहन और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, साथ सबका विकास भी सबका, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे बिहार का नौजवान
आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जंगल राज से बिहार उभर चुका है, विकास और प्रगति के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है और बिहार आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यह गति थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यहां से राकेश रंजन ओझा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। राकेश रंजन ओझा को विजयी बना के भेजना है ना, बना के भेजना है ना। कमल चुनाव चिन्ह पर श्री राकेश रंजन ओझा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित मुनस्यारी का दौरा किया, जहां स्थित बिलम गांव में उन्होंने स्थानीय लोगों और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की। कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने जनता और सेना के जवानों को संबोधित किया और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि मुझे भी आज लंबे समय से मेरी मन में था कि आप सबके बीच में आऊं और कोई अवसर ऐसा जरूर हो कि जो हमारा ये सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र के सीमांत क्षेत्रवासी और सीमांत क्षेत्र में जो आप सब राष्ट्र के प्रहरी जो 24 घंटे यहाँ पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में आप देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की सीमा की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में आप सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सबको याद होगा एक समय देश का ऐसा भी था कि हमारे सैनिकों को, हमारे सीमा सुरक्षा बलों को तमाम प्रकार की जो बहुत सुविधाएं पहले ही मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई थी। मैंने देखा है जो फौजी लोग हैं सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे हमारे सीमा सुरक्षा बल के हों, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री है, सब कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके परिवारजन भी अनेक कठिनाइयों का और चुनौतियों का अपने जीवन में सामना करते हैं, लेकिन एक हौसला उनके अंदर, एक जज्बात, देश की सेवा, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम, वो उनको हमेशा कभी टिकने नहीं देता है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक काम किए गए हैं। पहले के समय में सेना हो या पैरामिलिट्री हो, उनको अच्छे हथियार भी नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनको उपकरण नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनके बूट से लेकर तमाम प्रकार की जो जैकेट से लेकर जो कठिन स्थानों पर सेवा के लिए जरूरी चाहिए थी, वो भी नहीं मिलते थे। ये सब काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा, उनकी सुविधाएं बढ़ी और मुझे भी सच में एक फौजी का बेटा होने के नाते, एक सैनिक परिवार में पैदा होने के कारण जो मैंने नजदीक से देखा है, मुझे भी गर्व होता है कि आज हमारे पैरामिलिट्री के लोग हों या सेना के लोग हों। अभी मैं 2 दिन पहले माड़ा में भी था, जहां पर हमारे सेना और
उत्तराखंड सरकार का मिलकर वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम महोत्सव बद्रीनाथ में किया जा रहा था। जिस प्रकार से उनके चेहरों पर आज सुकून है, एक संतोष का भाव है, मुझे भी गर्व होता है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये क्षेत्र हमारा सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर अपार संभावनाएं पर्यटन की। ये वाइब्रेंट विलेज जो भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको घोषित किया है, अभी कुछ अन्य स्थान भी यहाँ के घोषित होने हैं, कुछ अन्य सुविधाएं यहाँ पर बढ़नी है। ये मल्ला जवाहर के घनगर, मापा, लवा, सुमदू, खिलांच, लासपा, रालम ग्राम, ये कुछ गांव अभी मुझे बताया गया कि ये उसमें छूट गए हैं। इन गांवों को भी शामिल करने के लिए हम निश्चित रूप से भारत सरकार को अपनी तरफ से यहां से पैरवी करेंगे, इसके प्रस्ताव भेजेंगे। ये क्षेत्र हमारा उत्तराखंड का जो मल्ला जवाहर है, ये उच्च हिमालय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए, संरक्षण के लिए, विकास के लिए जो भी आगे कोई आयोग बनाने की आवश्यकता होगी तो हम इसके आयोग के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से कुछ चुनिंदा सवाल किए और बेरोजगारी व अन्य मुद्दों को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने इस अवसर पर, आप भी सुने। गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यह है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसीलिए महागठबंधन
हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को संबोधित किया और केंद्र सरकार के संसद में दिए गए जवाब को आगे रखते हुए इस विषय पर पार्टी का पक्ष रखा। दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और दिल्ली सरकार के तौर पे उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हुए, जो हमारे संविधान में अंकित है, सरकार के पैसों का सदुपयोग करें, सरकार के पैसे की बर्बादी ना करें और अगर जानते बूझते पब्लिक के टैक्स के पैसे को जाया किया जाता है तो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। सबसे पहले जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे तो मॉनसून के दौरान दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे। मैंने प्रेस वार्ता करके कहा कि क्या मजाक है, जब मॉनसून के अंदर वैसे ही बारिश होती है तो आप आर्टिफिशियल बारिश करा के क्या करना चाहते हैं। और फिर दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर कहा गया कि साहब हम दिवाली के अगले दिन कराएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। दिवाली के अगले दिन आप बारिश करा दें, सारा का सारा प्रदूषण जो था वो नीचे आ जाएगा। मगर दिवाली के बाद वर्षा नहीं हुई। हमने सवाल पूछे क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया, तो हमने सवाल पूछे कि क्यों नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण आया। 29 अक्टूबर 2025 को दिन तय कर दिया गया कि 29 अक्टूबर को हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। पहले बोला 12 बजे, 12:30 बजे बारिश आएगी। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि बारिश आपने जैसे ही क्लाउड सीडिंग की उसके 15-20 मिनट में बारिश आनी है। साहब इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं जी 4 घंटे के अंदर भी बारिश आ सकती है। चलिए ठीक है। इलाका भी वहां से लेकर वहां तक का नपवा दिया कि करोल बाग में बारिश हो तो हमारी, बुराड़ी में बारिश हो तो हमारी, मयूर विहार में हो तो हमारी। एक बूंद बारिश नहीं हुई। 4 बजे दोबारा क्लाउड सीडिंग कराई गई। फिर कहा गया बारिश होगी, इन 3 इलाकों में होगी, नहीं हुई। तो मैं आपके सामने साइंटिफिक एविडेंस रखूंगा। तो आप सबको याद होगा गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री थे और कई वर्षों तक हम लोगों ने आईआईटी कानपुर से बात की थी कि भाई दिल्ली के अंदर अगर आर्टिफिशियल रेन हो जाती है तो करनी चाहिए। अब मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सिरसा जी और रेखा गुप्ता झुठला नहीं सकती। ये गॉस्पल ट्रुथ माना जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। दिल्ली के अंदर कृत्रिम वर्षा के विषय में संसद के अंदर प्रश्न का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है, हमने भी नहीं दिया और अभी दिया, 1 साल भी नहीं हुआ। अब मैं आपको उसका पढ़ के बताता हूं। श्री गोपाल राय माननीय पर्यावरण वन मंत्री, दिल्ली सरकार ने 30/8/2024, 10/10/2024, 23/10/2024 और 19/11/2024 के डीओ पत्र में इस मंत्रालय में प्राप्त हुए, जिसमें सर्दियों के महीने में दिल्ली की में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लाउड सीडिंग को आपातकालीन उपाय के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया था। प्राप्त विशेषज्ञ राय निम्नलिखित है, सुनिए। इस क्षेत्र में सर्दियों के बादल मुख्य रूप से पश्चिम विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बनते हैं, जो कम समय के लिए रहते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण निचले बादल बनते हैं तो वे आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृतिक वर्षा करते हैं, जिसके लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त क्लाउड सीडिंग रसायनों की अनिश्चितताएं, प्रभावकारिता और संभावित हानिकारक प्रभावों की चिंताएं बनी हुई हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र